जम्मू और कश्मीर की आम जनता और जम्मू और कश्मीर की सियासी पार्टियों के लिए जो सबसे बड़े 3 सवाल इन दिनों हैं। सबसे पहला, जम्मू और कश्मीर के लिए बनाई गई डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी। दूसरा, जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब होंगे। और तीसरा, जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस कब मिलेगा। सन 2019 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया था, उस समय जम्मू और कश्मीर के लिए एक नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया था। उसके मुताबिक जम्मू और कश्मीर में जो पहले 87 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हुआ करती थी, और उसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बने, तो जो 4 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली की लद्दाख के पास थी, क्योंकि लद्दाख अब लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर नहीं होगी, इसलिए वो 4 सीटें ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। वहीं इसके अलावा जो बाकी जम्मू और कश्मीर को मिलाकर कुल मिलाकर 83 सीटें बची, जिनमें जम्मू संभाग में 36 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें थी। अब इन सारी चीज़ों पर गौर नज़र करते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि 7 और सीटें जम्मू और कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी, और उसके लिए परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन भी किया गया था। 3 सवाल जिन पर चर्चा लगातार चल रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी। क्योंकि जब भी स्टेटहुड की बात होती है, जब भी इलेक्शंस की बात होती है, तो केंद्र सरकार हो या जम्मू और कश्मीर की जो मौजूदा यूटी सरकार है, उनका साफ तौर पर यही क्लियर कट स्टैंड है कि जम्मू और कश्मीर में जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे, फिर उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जम्मू और कश्मीर को वापस मिल जाएगा। अप्रोप्रिएट टाइम का इस्तेमाल, इस वर्ड का इस्तेमाल जो है वो बार बार किया जाता है। बाकी दो पर चर्चा जो है वो फिर कभी करेंगे। सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की क्या उम्मीदें हैं, कब आने की, और जम्मू और कश्मीर में जब से ये चर्चा शुरू हुई है कि एक बार फिर से परिसीमन आयोग अपने मेंबर्स के साथ मिलने वाला है, तो उस पर सियासी हलचल भी जो है वो शुरू हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कश्मीर से, श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अनंतनाग से हसनैन मसूदी और बारामुल्ला से मोहम्मद अकबर लोन, ये तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता 18 फरवरी सन 2021 को हुई डिलिमिटेशन कमीशन की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। उस समय भी एक खत लिखकर डिलिमिटेशन कमीशन को सवाल पूछा गया था जेकेएनसी द्वारा कि क्यों बुलाई जा रही है बैठक, इसका एजेंडा क्या है, हमें बताया जाए। अब एक बार फिर से जब चर्चा चल रही है कि मेंबर्स को बुलाया गया है 20 दिसंबर को दिल्ली के होटल अशोका में, अब ये चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से शुरू कर दी है, और उनका कहना है कि क्यों बुलाया जा रहा है, उसका एजेंडा हमें पहले बताया जाए, उसके बाद हम आपस में बैठक कर कर ये डिसाइड करेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो वहाँ क्या बातें करनी है, और अगर नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चर्चा जहाँ चल रही है, उसी बीच आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में क्योंकि पहले 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हुआ करती थी, अब 5 हैं। एक लद्दाख की सीट है जो कि नामग्याल साहब लद्दाख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जुगल किशोर शर्मा, इसके अलावा उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो दोनों पहली बैठक में शामिल हुए थे। आपको बता दूं परिसीमन आयोग को हेड कर रही हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो हैं सुशील चंद्रा, और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा, इन सब ने उस बैठक में जो है वो शामिल हुए थे, और कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई थी। डिलिमिटेशन कमीशन क्योंकि एक आधार पर फैसला नहीं करेगी, उसको सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ जो पहली बार जम्मू और कश्मीर में आ रही है, लागू हो रही है, वो ये है कि एसटीज यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पहली बार रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। उसी के साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट को जो पहले रिजर्वेशन मिला था, उसी के तहत अब एक परसेंटेज जो है वो तय कर दी गई है, और उम्मीद है कि जो पुरानी सीटें थी उसमें बदलाव किया जाएगा। कई जगहों पर नई जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें हैं वो बनाई भी जा सकती हैं, और कई जगहों पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8% जो कोटा है वो रिजर्व है एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 10% कोटा जो है वो रिजर्व होता है। यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 7 से 8 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट को एक्सपेक्टेड 7 है, वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 9 सीटें, क्योंकि 90 सीटों में से 10% का आंकड़ा 9 बनता है। और ये उसके अलावा बाकी जो सीटें बची उसमें से ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि
कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए भी 2 से लेकर 3 सीटें जो हैं वो रिजर्व हो सकती हैं। और 20 तारीख को इन सारी चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करने के लिए परिसीमन आयोग ने मेंबर्स को न्योता भेजा है। पर उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि केंद्र में सरकार है, सारा जो फैसला है उन्हीं की क़यादत में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका डिफेक्टो जाना जो है वो तय है। वहीं जेकेएनसी का स्टैंड कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों को अचंभे में डालता है, क्योंकि साफ तौर पर बार बार जेकेएनसी ने कहा है कि केंद्र सरकार को हमसे बात करनी चाहिए, उनको हमसे बात कर ये बताना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर को इलेक्शंस कब यहाँ पर करवाने वाले हैं, जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड कब मिलने वाली है। और क्योंकि ये सारी जो मंजिलें हैं, इसका रास्ता डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से होकर गुजरता है, इसीलिए जेकेएनसी का स्टैंड पहले भी सबने कहीं ना कहीं जो है वो अचंभे में महसूस किया था। और अभी एक बार फिर से ये जो फैसला जेकेएनसी ने लिया है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल के घेरे में है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर वो बात करना नहीं चाहते तो बार बार बात की पेशकश वो क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह साहब ने, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सबको एक तरीके का न्योता दिया था, दिल्ली में सारे नेता गए थे, उस समय भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी। और बार बार उन्होंने कहा था कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी जो है मिटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट अगर बातचीत नहीं होगी, जिसकी ये पैरवी ना सिर्फ जेकेएनसी पर पीडीपी और सारी पार्टियां मोस्टली करती हैं, उन सब वो अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो किस तरह से ये जो एक फेयर रिपोर्ट जो है वो तैयार हो पाएगी? और क्या जेकेएनसी को वहाँ बुलाने के लिए, पार्टियों को वहाँ बुलाने के लिए, क्या अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है अपना एजेंडा पहले ही बताएगी? इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार चलते ही रहे हैं। वहीं इसी बीच एक न्यूज़ पोर्टल द्वारा एक खबर जो है वो चलाई गई है, क्रॉसटोन न्यूज़ द्वारा एक खबर चलाई गई है कि 27 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है वो अपनी पहली रिपोर्ट, पहला ड्राफ्ट जो है वो सबमिट कर देगा। और एक्सपेक्टेड है कि सारी रिजर्वेशन को, इवन की एसटीज़ कश्मीरी पंडित्स की रिजर्वेशन को खासा ख्याल जो है वो रखकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। जम्मू और कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी है उनका ये भी कहना था कि यहाँ जो 24 सीटें पीओजेके की रिजर्व हैं उसमें से एटलीस्ट 30 से 33% तक जो कोटा है, 7 से 8 सीटें वो अनलॉक की जाएं और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको लड़वाया जाए, जो कैंडिडेट हैं उन्हें लड़ाया जाए, ताकि उनकी भी प्रॉपर रिजर्वेशन हो। वहीं उसी बीच जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने साफ कर दिया था कि पीओजेके के लिए जो सीटें हैं उसको अनलॉक करने का अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कुछ भी नहीं सोच रही। वहीं इसके अलावा अलग अलग जो मापदंड हैं वो भी तय किए गए थे, अलग अलग तरीके जो हैं वो तय किए गए थे डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा कि किन बेसिस पर होगी। ना सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो 90 सीटें हैं उस पर पूरी तरह से तय होना है कि कहाँ कहाँ जो है वो सीटों का बंटवारा होगा, किस तरह से होगा, कितनी जुरिस्डिक्शन होगी। बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो 5 सीटें हैं उसमें भी उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है, एरियाज कुछ इधर कुछ उधर हो सकते हैं। सीटें नहीं बढ़नी है पर 5 सीटों में जो एरियाज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच जब ये खबर आ रही है कि जेकेएन जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने मेंबर्स को न्योता दिया है, भारतीय जनता पार्टी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जेकेएनसी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो क्या माना जाए कि जेकेएनसी अब डिलिमिटेशन के प्रोसेस पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर रही है, या फिर उनको उम्मीद है कि ये एजेंडे की जो डिटेल है, एजेंडा जो है उन्हें पहले बताया जाएगा और फिर वो वहाँ जाएंगे। वहीं इन सारी चीज़ों के बीच जो 27 दिसंबर वाली बात है वो कहीं ना कहीं लोगों में आशा ज़रूर जगाती है, क्योंकि मार्च में डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकेंड टेन्योर है, जो एक्सटेंडेड टेन्योर है, उसका पीरियड भी ख़त्म होना है। और उम्मीद सब लोग, सब नेता, सब पॉलिटिकल पार्टी से ही जता रहे हैं कि मार्च के बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव होंगे, जिसको देखते हुए जगह जगह पर रैलियां भी हो रही हैं। हालांकि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को यूथ कन्वेंशन करने से ज़रूर कल रोका गया है, जिसका उन्होंने बाद में कहा कि यूथ से सरकारें डरती हैं और यूथ को वहां पर मिलने से रोका जा रहा है। वहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज धड़ाधड़ अपनी रैली कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जम्मू में, कश्मीर में अलग अलग जगहों पर अपनी रैलियां की, हज़ारों लोग वहां पर शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, पीर पंजाल से लेकर चनाब वैली तक अपनी रैलियां लगातार कर रही हैं। बट पीडीपी के लिए एक जो प्रोटोकॉल है वो ज़रूर तय किया गया था। बाकी
अब उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शंस हों, एक स्थायी सरकार जो है जम्मू और कश्मीर को मिले, लोगों के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है सरकार के बीच में उनके मुद्दों की, उनकी परेशानियों की, वो ज़्यादा बढ़े, और यही हर कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर का चाहता है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है JK&C के बारे में, कि इनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्या बातें जो है वहाँ पर रख सकते हैं, और अगर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको उम्मीद जताई, आप उम्मीद रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कहना पसंद कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।